राधे राधे दोस्तों। हमने पिछली क्लास के अंदर वर्ण विचार शुरू किया था और वर्ण विचार के हमने अंदर ध्वनियां पढ़ी थी और ध्वनिया के अंदर हमने स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि पढ़ी थी। व्यंजन ध्वनि, स्वर ध्वनि हमने 11 कहा था, व्यंजन ध्वनि 33 कही थी। और अपनी जो हिंदी राजस्थान भारत सरकार का जो मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय, उस शिक्षा मंत्रालय के अनुसार ध्वनियां कुल 46 थी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार 46 ध्वनियां थी। कितनी दोस्तों? 46 ध्वनियां थी। हमने ध्वनियों के बारे में पढ़ा था। छोटा छोटा रिवीजन करते हुए हम अपनी क्लास को पकड़ते हैं ताकि अपनी जो क्लास चल रही थी उस क्लास के पास हम पहुंच पाएंगे और अपनी जो आगे की क्लास है उस क्लास का हमारा इससे जुड़ाव होगा तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ना है। ध्वनियां पढ़ी थी, उसके बाद हमने वर्ण शुरू किया था और वर्ण को भी हमने पढ़ा था। वर्ण पढ़े थे और हमने वर्ण के अंदर दो चीजें देखी थी, एक तो स्वर देखा था और दूसरा व्यंजन देखा था। और हमने वर्ण को परिभाषित किया था कि वर्ण कान का विषय है और वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसको और खंडित नहीं कर सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। मैं आपको वर्ण को एक साधारण से उदाहरण से बताता हूं कि जैसे यह है सुबह। सुबह एक शब्द है, इस शब्द की बात करें या सुबह एक ध्वनि है। क्या है? सुबह एक शब्द है, ध्वनि है। इस सुबह के अंदर सुबह और है, ये तीन ध्वनियां हैं, 1 2 3। सु ध्वनि है, बे ध्वनि है और है ध्वनि है। लेकिन ये मूल ध्वनि नहीं है, ये वर्ण नहीं है। सु के अंदर से प्लस उ, से प्लस उ मिलकर सु बनता है। अब इनको हम और खंडित नहीं कर सकते हैं। सु एक ध्वनि है लेकिन सु का भी हम खंडित रूप कर सकते हैं। जब हम खंडित रूप करते हैं और जो खंडित रूप हमें प्राप्त होता है उसे वर्ण कहते हैं, क्योंकि इसे और खंडित नहीं कर सकते हैं। यह क्या है? एक मूल ध्वनि है, मूल ध्वनि है और मूल ध्वनि को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यह बात हमने देखी थी। अब हमारा टॉपिक है आज का, वर्ण के बाद शुरू होता है वर्णमाला। वर्णमाला उसे कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अपनी साधारण सी भाषा के अंदर अपने सरल शब्दों में कहें तो, सरल शब्दों में कहें, सरल शब्दों में कहें तो वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। सरल शब्दों में वर्णमाला की परिभाषा देखो। वर्णमाला का जो अर्थ होता है वो अर्थ है कि जो वर्ण है उन वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह, क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह। वर्णमाला का अर्थ की बात करें हम कि इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है कि वर्णों का क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह। अर्थ की बात करें वर्णमाला का तो वर्णों का क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह होता है वर्णमाला का अर्थ। अब हम परिभाषा की बात करते हैं वर्णमाला की। तो वर्णमाला की परिभाषा की बात के अंदर बात करें तो वर्णमाला की परिभाषा यह कहती है कि किसी भी भाषा की मूल ध्वनियां, किसी भी भाषा की मूल ध्वनियां, मूल ध्वनियां हमने देखी थी कि मूल ध्वनियां एक तो स्वर थे हमारे, मूल ध्वनिया के अंदर एक तो हमारे स्वर थे, स्वर के साथ एक व्यंजन थे। व्यंजन को हम के, खे, गे इस प्रकार लिखते हैं। यानी कि किसी भी भाषा की मूल ध्वनियां अथवा वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। तो हमारी परिभाषा यह है कि लिखना आप परिभाषा की परिभाषा क्या है। तो परिभाषा यह है कि किसी भी भाषा की
मूल ध्वनियां अथवा वर्णों के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने जो बात की थी कि किसी भी भाषा की मूल ध्वनियां अथवा वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जो हमारे हिंदी वर्णमाला है, इस हिंदी वर्णमाला के वर्णों को मानक वर्ण कहते हैं और मानक वर्ण 52 है। कौन कौन से है वो देखते हुए चलते हैं। तो परिभाषा वगैरह इतनी समझाने की कोई बात नहीं है, परिभाषा आपको वैसे पूछा गया नहीं, और पूछ भी ले तो शब्द से पता चल रहा है कि वर्णमाला यानी वर्णों का समूह। अगली बात आप लिखना कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों को मानक वर्ण कहा जाता है। मानक वर्ण कहा जाता है। ठीक है, जो हिंदी में 52 हैं। जो हिंदी में कितने हैं? 52 हैं। यदि आपको पूछ लिया जाए कि हिंदी के वर्णमाला में कुल कितने मानक वर्ण हैं, तो 52 हैं। दोस्तों कौन कौन से हैं वो अब हम देखते हैं कि 52 वर्ण कौन कौन से हैं। तो उनको भी बांटा गया है और किस आधार पर बांटा गया है यह देखते हैं। तो इन वर्णों को उच्चारण के अनुसार स्थान दिया गया है, यानी कि उच्चारण के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। इन वर्णों को उच्चारण के अनुसार क्रमबद्ध व्यवस्थित किया गया है। क्रमबद्ध व्यवस्थित किया गया है। अब कैसे व्यवस्थित किया गया है वो देखते हैं। बात करते हैं स्वर। स्वर है ए, आ, ई, ए, आई, ओ, औ। कुल 11 स्वर है। आप देख सकते हो यहां से हम चूक गए थे। उ है, री है, ए है, आई है, ओ है और औ है। कुल 11 स्वर है। गिन सकते हो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वर है। और अयोग वाग कितने? 2 है। कौन कौन से हैं अयोग वाग वो मैं आपको बता देता हूं। कौन कौन से अयोग वाग हैं? एक तो है अनुस्वार। अनुस्वार दोस्तों इस प्रकार लिखा जाता है, या अनुनासिक है। अनुनासिक है दोस्तों इस प्रकार लिखा जाता है, यानी कि जो चंद्रमा होता है उस चंद्रमा पर बिंदु लगाने से जो चिन्ह बनता है उस चिन्ह को अनुनासिक कहा जाता है। पहला तो एक यह हो गया। दूसरा है विसर्ग। विसर्ग इस प्रकार लिखा जाता है, यानी कि विसर्ग किसी वर्ण के बाद लिखी जाती है, व्यंजन के बाद
विसर्ग इस प्रकार, विसर्ग का चिन्ह यह है। देखो हमने स्वर देख लिया, अयोगवाद देख लिया। अब हम व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन कौन कौन से हैं? व्यंजन के बाद हम बात करेंगे जो भी अगला अपना है वो। तो आप इनको नोट कर ले, आपके नोट्स भी साथ के साथ तैयार हो रहे हैं। आप यदि इन नोट्स को तैयार कर लेते हो और अच्छे से पढ़ते हो तो ये नोट्स आपके लिए केवल और केवल हिंदी विषय के अच्छे से तैयार होंगे। हिंदी विषय यानी बीएसटीसी, पीटीटी, सीईटी, रीड प्री एंड मेंस के अंदर जो भी आपके हिंदी के टॉपिक है, उन टॉपिक के अंदर आपसे जो भी सवाल पूछे जाएंगे, इन नोट्स को आप पढ़कर उन प्रश्नों को आप हल कर सकते हो। यदि आप हिंदी की अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हो, हिंदी व्याकरण की, तो आप कान्हा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कान्हा एजुकेशन चैनल आपको जो हिंदी व्याकरण है वो हिंदी व्याकरण आपको पंडित कामता प्रसाद गुरु की बुक से पढ़ा रहा है, और इस बुक से कोई बेस्ट बुक नहीं है हिंदी व्याकरण की। तो दोस्तों हम चलते हैं अपनी टॉपिक पर। अपनी टॉपिक पर बात की थी हमने स्वर की, स्वर के बाद हमने बात की थी अयोगवाह की। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। दोस्तों व्यंजन को भी हमने दो टुकड़ों में बांटा है। व्यंजन को भी हमने दो टुकड़ों में बांटा है। एक तो बांटा है वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन। दूसरा हमने बांटा था अवर्गीय व्यंजन। तो वर्गीय व्यंजन के अंदर कौन कौन से वर्ग है वो देखते हैं। एक तो है के वर्ग। अब के वर्ग के अंदर कौन कौन से व्यंजन आते हैं ये देखते हैं। के, खे, के, गे, अंगे। चे वर्ग, चे, छे, जे, ये। टे वर्ग, टे, ठे, डे, डे और अणे। ते वर्ग, ते, थे, दे, दे और न। पे वर्ग, पे, फे, बे, बे और में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अवर्गीय व्यंजन की। अवर्गीय व्यंजन ये, रे, ले और वे। से है। यानी कि देखो स्वर, अयोगवाह और व्यंजन ये तीनों चीजें मिलाकर कामता प्रसाद ने माने हैं कि हिंदी के अंदर पंडित कामता प्रसाद के अनुसार कुल वर्ण पूछ ले तो कुल वर्ण है स्वर, अयोगवाह, व्यंजन को मिलाकर 11 + 2 + 33 यानी कि 46 वर्ण है पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। कुल वर्ण पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 46 वर्ण है। ठीक है दोस्तों, अब हमने अवर्गीय व्यंजन पढ़ा है। अब इस अवर्गीय व्यंजन के बाद हम पढ़ते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्या है। संयुक्त व्यंजन के बाद हम पढ़ेंगे ताड़नजात। दोस्तों हम जो हिंदी में पढ़ रहे हैं वो आपको हिंदी के अंदर अच्छी तैयारी कराएंगे। ये नोट्स आप तैयार करके रखना, अच्छे से पढ़ना। आपको पीटीटी, सीईटी, रीड प्री मेंस एंड रीड प्री निकलवाएगी। हिंदी जिस भी एग्जाम में हिंदी व्याकरण है और जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, यदि ये टॉपिक है तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए कोई नहीं रोक सकता हिंदी विषय के अंदर। अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। हिंदी के अंदर संयुक्त व्यंजन है 4 दोस्तों। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन हिंदी के अंदर है 4। कौन कौन से है वो आप देख लो। पहला है आपका 6, छतरी वाला 6। दूसरा आपका है तेरे, एक आपका है ज्ञानी वाला गे, एक आपका है श्रृंगार वाला श्रेय। ये 4 व्यंजन है और ये 4 व्यंजन भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बना हुए हैं, यानी कि भिन्न व्यंजनों के योग से बना हुए हैं। ये चारों के चारों व्यंजन किन से बने हुए दोस्तों? भिन्न
व्यंजनों के योग से। अब कैसे बने हैं इनको हम देखते हैं। तो 6 बना है के प्लस सलजम वाला से, सॉरी षटकोण वाला से और ए, ये मिलकर 6 का निर्माण होता है। के प्लस से प्लस ए का, त्रे के अंदर ते प्लस रे प्लस ए, ज्ञानी को हम लिखते हैं जय प्लस ये प्लस ए, श्रेय को हम लिखते हैं से प्लस रे प्लस ए। तो दोस्तों इन जो 4 व्यंजन है संयुक्त व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन इनके संयोग से मिलकर बना है, इसलिए हम कहते हैं कि भिन्न व्यंजनों के संयोग से मिलकर बना हुआ है, भिन्न व्यंजनों के संयोग से बना है। आप ये जो हलंत देख रहे हो, इस चिन्ह को कहते हैं हलंत। इस चिन्ह को क्या कहते हैं दोस्तों? हलंत। यानी कि किसी भी व्यंजन, किसी भी वर्ण के अंदर किसी भी व्यंजन से यदि हम ए निकाल देते हैं, जैसे ये कोई के है, इस के के अंदर इस के व्यंजन से हम ए निकालते हैं तो हम नीचे हलंत लगाते हैं, क्योंकि हलंत लगाने से इसके उच्चारण करने योग्य बना देते हैं। ये जो के है इसका उच्चारण करने के लिए हम ए लगाते हैं। हमने व्यंजन की परिभाषा पढ़ी थी कि स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से, तो इसलिए व्यंजन से स्वर बाहर निकालने पर हलंत चिन्ह लगाया जाता है। हमने ये देख लिया। अब हम देखते हैं इसके बाद कि एक है द्वित्व गुण। द्वित्व गुण या ताड़न जात। द्वित्व गुण या ताड़न जात वाले वर्ण कौन से है? तो ये वर्ण है अड़े और अड्डे। अड़े और अड्डे है द्वित्व ताड़न जात वाले। ये हिंदी जो भाषा है, इस हिंदी भाषा के अंदर हमारी माध्यमिक शिक्षा अजमेर बोर्ड ने इनको नहीं गिना हुआ है, लेकिन जो भारत सरकार मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्रालय है भारत सरकार का, उसने हिंदी भाषा के अंदर माना है अड़े और अड्डे को। और ये अड़े और अड्डे है जो ताड़न जात है, इनके उच्चारण करने पर ऐसा लगता है कि इनको किसी ने फेंका हो जोर से, अड़े अड्डे। तो इनको एक और कहा जाता है उच्छित या फिर फेंका हुआ, फेंका हुआ। ठीक है दोस्तों। और कुछ ऐसे वर्ण है जिनको अपनी हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं से ग्रहण किया गया है, तो हम कह सकते हैं कि विदेशी भाषाओं से ग्रहित स्वन भी है। विदेशी भाषाओं से क्या है? ग्रहित स्वन भी है, जिन्हें हम आगत और ग्रहित कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? आगत और ग्रहित ध्वनियां कहते हैं। उनका आप नोट लगाकर लिखना, नोट। दोस्तों आपने नोट लगा लिया तो इनके अंदर लिखना कि विदेशी भाषा से ग्रहित ध्वनि, विदेशी भाषा से ग्रहित स्वन भी है, ग्रहित स्वन भी है, जिसे आगत और ग्रहित ध्वनियां कहा जाता है। तो दोस्तों विदेशी भाषा से यानी कि जो दूसरी भाषा है, जैसे अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी है, इन भाषाओं से जो हमने हिंदी के अंदर ग्रहण किया है उनको ग्रहित स्वन कहते हैं, या फिर इनमें आगत स्वन भी कहते हैं। ये कौन कौन से है? तो दोस्तों ये 5 है। कौन कौन से है ये देखते हैं। एक तो है ओ, एक है के, एक है खे, एक
है गे, एक है जे, और एक और है वो है फे। ये कौन कौन सी है? ओ है, के है, खे है, गे है, जे है, फे है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि कुल ध्वनियां कितनी है? ये 6 है। ठीक है। अब दोस्तों इसको ओ कहते हैं, ये अंग्रेजी का है। इसे के, खे, गे, जे, फे, ये किसका है? अरबी फारसी भाषाओं का है। तो दोस्तों इन बिंदु को मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि किसी वर्ण के ऊपर इस बिंदु को क्या कहते हैं। यानी कि ये वर्ण है कोई भी, जैसे मान ले के, तो के के ऊपर यदि यह है तो इसको क्या कहते हैं? यदि यहां बिंदु लिखा है तो ये किस भाषा का है हम समझ सकते हैं। इस बिंदु का नाम क्या है उसको जान लेते हैं हम। यदि यहाँ कुछ लगा हुआ है तो उसको जान सकते हैं, यहाँ पर कुछ है तो उसको जान सकते हैं, यदि यहाँ कोई बिंदु है तो उसको जान सकते हैं। इन बिंदु के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ ताकि आपको पढ़ने और समझने में आसानी होगी। यदि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि ये बिंदु किस भाषा के अंदर उल्लेखित है तो ऐसा आपको जानकारी मिल जाएगी। देखो ये कोई वर्ण है, मान लो कोई वर्ण है, ठीक है। इस वर्ण के अंदर यदि यहां कोई बिंदु है तो इस बिंदु को नुक्ता या अधो बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नुक्ता या फिर अधो बिंदु कहते हैं। ठीक है। यदि कोई यहां बिंदु है तो इसे कहते हैं अनुस्वार। ये आप लिख लेना कॉपी के अंदर, आपके काम आएगा। इससे कहते हैं हम ताड़न जात, उत्सिक्त, फेंका हुआ, उत्सिक्त, फेंका हुआ। ठीक है दोस्तों। यदि यहां कोई बिंदु आता है तो उसे कहते हैं पंचम अक्षर बिंदु। यदि किसी वर्ण के ऊपर ऐसे आ जाए, सिर्फ अर्ध चंद्र आ जाए तो उसे कहते हैं हम अर्ध चंद्र। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं अर्ध चंद्र बिंदु, अर्ध चंद्र कहते हैं हम। यदि इसके ऊपर बिंदु आ जाए चंद्रमा के ऊपर तो इसे हम कहते हैं चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु। इस जानकारी को आप नोट कर लेना, ये जानकारी आपके काम आएगी कि हिंदी के अंदर जो बिंदु लगे होते हैं वर्ण के ऊपर, पंचम अक्षर को हम कैसे पहचाने। ये आपको अक्सर पहचानने में सहायता करता है कि यदि कोई वर्ण है जैसे ये अंग है तो यह इसको हम पहचान सकते हैं, यहाँ चिन्ह लगा हुआ है तो यह है पंचम बिंदु, पंचम अक्षर। यदि अब देख लो इसे हम समझ सकते हैं कि ये कौन सा है, फारसी भाषा का है। नुक्ता अधो बिंदु फारसी या अरबी भाषा का शब्द है, ये फारसी या अरबी भाषा का। इसे हम अरबी भाषा समझ ली कि ये चिन्ह लगने से, किसी अक्षर के ऊपर अनुस्वार लगने से हम इसे पहचान लिया कि इसका अर्थ यह है, इसके ऊपर अनुस्वार है। ताड़न जात को हमने देखा था, यह है ताड़न जात। अर्ध चंद्र बिंदु ये आपके ओर लिखा हुआ है, चंद्र बिंदु जो और आएंगे कहीं ना कहीं हम बताएंगे, बात करेंगे। तो दोस्तों आपने ये देखा है, आप इनको नोट करें। तब तक मैं आगे के टॉपिक की बात करता हूं कि हिंदी में कुल वर्णों को लेकर मत है कि अभी हमने देखा कि पंडित कामता प्रसाद गुरु है जो वो कहते हैं कि हिंदी में कुल वर्ण है वो वर्ण है 46, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहती है कि हिंदी में जो वर्ण है वो वर्ण है 44। देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अंदर यानी शिक्षा मंत्रालय भारत के अंदर जो वर्ण है वो भी 46 है। लेकिन कुछ ऐसे विद्वान हुए हिंदी भाषा के, वो विद्वान कहते हैं कि 52 वर्ण है। तो अब हम किसको सही माने और किसको सही नहीं माने,
तो कंफ्यूजन जैसा काम हो गया, तो मैं आपको कुछ ऐसे नोट लगवा कर लिखवाऊंगा, उनको आप याद कर लेना। यदि प्रश्न पूछता है तो वही उत्तर देना। अब प्रश्न कैसे पूछेगा, हम उसका उत्तर उस प्रश्न के अनुसार देंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं और आप एक नोट लगाकर या ऐसे ही लिख लो कि हिंदी भाषा में कुल वर्णों को लेकर मतभेद देखा जाता है। हिंदी भाषा में कुल वर्णों को लेकर मतभेद देखा जाता है। जैसे अब कैसे देखा जाता है, हम बात करते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, इसके अनुसार है हिंदी में कुल 44 वर्ण। अब 44 वर्ण कौन कौन से हैं वो देखो। एक तो है 11 स्वर, एक है 33 व्यंजन। कितने व्यंजन? 33 व्यंजन। अगली हम बात करें पंडित कामता प्रसाद गुरु की। पंडित कामता प्रसाद गुरु ये कहते हैं कि जो हिंदी में वर्ण है वो वर्ण है 46। इनके अनुसार कौन कौन से हैं वो देखते हैं। एक तो 11 स्वर है, 33 व्यंजन है, 2 अयोगवाह है, 2 अयोगवाह है। अब अयोगवाह कौन से हैं हमने देखे थे, फिर भी मैं उनका आपके सामने जिक्र सही तक नहीं किया होगा। मैंने आपको अयोगवाह नहीं लिखाया है तो लिखा देता हूं कि अयोगवाह के अंदर इन्होंने किनको गिना है। तो अयोगवाह के अंदर इन्होंने गिना है, एक तो अनुस्वार ये हो गया, दूसरा हमने विसर्ग की बात की थी, ये विसर्ग वाले अम्म और अह को, ठीक है, ये अयोगवाह। आप कहोगे कि सर हमें तो अनुस्वार और विसर्ग बता दिया लेकिन यह तो नहीं बताया, तो इसलिए आप इनको अयोगवाह के रूप में देखना है और यही अयोगवाह है, अयोगवाह है, ठीक है। अगली बात हम करते हैं अपनी जो हिंदी भाषा है उस हिंदी भाषा को लेकर कि हिंदी भाषा के अंदर क्या दिया हुआ है। तो लिखिए आप अपनी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, तो आप लिखिए देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि एवं हिंदी भाषा मानकीकरण एवं हिंदी वर्तनी मानकीकरण, हिंदी वर्तनी मानकीकरण, वर्तनी मानकीकरण, मानकीकरण यहां लिख देते हैं, मानकीकरण यानी भारत शिक्षा मंत्रालय, भारत शिक्षा मंत्रालय। तो इस भारत शिक्षा मंत्रालय के अनुसार कुल वर्ण है अपने पास 46। कुल कितने हैं? 46 है। स्वर कितने दोस्तों? स्वर है 11, व्यंजन है 35। व्यंजन कितने? 35 है। कैसे? देखो 33 व्यंजन तो हमने पढ़े हैं सब जगह, 33 व्यंजन तो वही है और 2 व्यंजन इन्होंने माने थे, अड़े और अड्डे को, ये 2 व्यंजन है, इसलिए कुल कितने हुए? 33 + 2 35, ठीक है। एक अंतिम और है, वो है अधिकांश भाषा विज्ञानी के अनुसार, अधिकांश भाषा विज्ञानी के अनुसार, भाषा विज्ञानी मानते हैं, भाषा के जो जानकार है अधिकांश वे मानते हैं कि हिंदी में जो भाषा वैज्ञानिक है इनके अनुसार वर्ण है कुल 52। हिंदी में वर्ण इनके अनुसार कुल कितने हैं? 52 है दोस्तों। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। एक तो है 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोगवाह,
दो उच्छित कितने हुए दोस्तों? 44, 45, 46 और 2 48, 4 और बच गई, वो 4 है संयुक्त व्यंजन। 4 कौन सा है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन यह है। आप इनको नोट कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। किन किन के अनुसार है? यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार वर्ण पूछे तो 44 करना, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पूछे तो 46 करना, यदि अपने भारत शिक्षा मंत्रालय के अनुसार पूछ ले 46 कर लेना। 52 इसका तो अलग ही है, हम बताएंगे, लेकिन अधिकांश भाषा विज्ञानी या भाषाविद के द्वारा पूछ ले तो 52 करना है। अब हमको जो याद करने हैं कि केवल पूछ ले कि हिंदी में वर्ण कितने हैं या मूल वर्ण कितने हैं या हिंदी के मानक वर्ण कितने हैं, हिंदी की मानक ध्वनियां कितनी है, हिंदी में ध्वनियां कितनी है, तो हम इनका जवाब क्या देंगे है? तो इनका जवाब देने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि यदि प्रश्न में पूछ ले यह है तो इसका उत्तर यह होगा। आपने इसको नोट कर लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लिखिए कि जो हिंदी में मूल वर्ण है, अगली लाइन से लिखना, मूल वर्ण। हिंदी के अंदर मूल वर्ण पूछ ले तो आपको करना है 44। यदि पूछ ले कि मूल ध्वनियां, तो आपको करनी है 46। अरे और अड्डे सहित। ठीक है दोस्तों। यदि आपको पूछ ले मानक ध्वनियां, या वर्ण, दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि मानक ध्वनियां या मानक वर्ण पूछ ले तो आपको क्या करना है। तो ये मानक ध्वनियां और वर्ण दोनों पूछ ले तो आपको करने हैं 46। सॉरी, मानक ध्वनियां या वर्ण पूछ ले तो आपको 42 करने हैं। कितने करने दोस्तों? 52 करने हैं। मानक ध्वनियां या वर्ण पूछ ले तो, क्योंकि हिंदी की जो मानक वर्णमाला है, मानक वर्ण पूछे हमने पढ़े थे मानक वर्ण, वो 52 है। कितने करना है आपको? 52 करना है। अगला और है कि कुल वर्ण या ध्वनियां, कुल वर्ण या ध्वनियां पूछ ले तो इनको भी आप 52 करोगे। तो आपको पता चल गया है कि एग्जाम के अंदर यदि आपको प्रश्न पूछता है कि मूल वर्ण कितने हैं तो 44, मूल ध्वनियां कितनी है तो 46 दोस्तों, और पूछ ले कि मूल वर्ण कितने हैं तो 44 करने, मानक वर्ण पूछ ले तो 52 करने, कुल वर्ण पूछ ले तो भी 52 करने हैं। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। अपना अगला टॉपिक है, वो टॉपिक है आपका मात्रा। मात्रा क्या है? तो मात्रा को हम जानते हैं कि मात्रा एक लिपि चिन्ह है। मात्रा क्या है? एक लिपि चिन्ह है। मात्रा एक स्वर का रूप होता है। अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है मात्रा। तो मात्रा एक स्वर का रूप है। जब स्वर व्यंजन के साथ जुड़ता है और हम लिखते हैं व्यंजन को या पढ़ते हैं तो वो मात्रा का रूप होता है। जब स्वर व्यंजन के साथ जुड़कर अपने रूप में परिवर्तित कर देता है, अपने रूप को परिवर्तन कर देता है, अपने रूप में बदलाव ला देता है तो उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा केवल और केवल स्वर की होती है दोस्तों, मात्रा व्यंजन की नहीं होती है, ध्यान रखना आप। तो आप लिखे, साथ ही साथ नोट करें कि मात्रा स्वर जब व्यंजन के साथ, स्वर जब व्यंजन के साथ लिखते हैं, व्यंजन के साथ लिखते हैं तब स्वर अपने रूप में
जो परिवर्तन करता है उसे मात्रा कहते हैं। स्वर जब व्यंजन के साथ लिखते हैं दोस्तों, स्वर जब व्यंजन के साथ लिखते हैं तब स्वर अपने रूप में जो परिवर्तन करता है उसे मात्रा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मात्रा कहते हैं। मात्रा केवल और केवल स्वर की होती है। मात्रा केवल स्वर की होती है, ना कि व्यंजन की, ना कि व्यंजन की। अतः स्वर के दो रूप होते हैं। अतः स्वर के दो रूप होते हैं। एक तो पहला खुद तथा दूसरा मात्रा। ठीक है। मात्रा 10 होती है। मात्रा कितनी होती है दोस्तों? 10 होती है। और हमने कहा कि जो स्वर है, इस स्वर जब व्यंजन के साथ लिखे जाते हैं और लिखने के बाद स्वर अपने रूप में परिवर्तन करते हैं, उस परिवर्तन को मात्रा कहते हैं। लेकिन दोस्तों मात्रा 10 होती है, स्वर 11 होते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि स्वर 11 है और मात्रा 10 कैसे? तो मैं आपको बता देता हूं अगले ही बिंदु के अंदर। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें या इसको नोटबुक में उतारें दोस्तों। अब हम देखते हैं कि स्वर 10 कैसे, 11 कैसे और मात्रा 10 कैसे। तो एक तरफ आप लिखे स्वर, एक तरफ लिखे मात्रा, एक तरफ लिखे प्रयोग या कार्य। आपको समझने में आसानी होगी। तो स्वर के अंदर हम लिखते हैं ए, स्वर के अंदर हम लिखते हैं ए के बाद लिखिए आप आ, ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। कुल कितने? 11 स्वर हैं। इन 11 स्वर की हम मात्रा भी लिख लेंगे। ए की कोई मात्रा नहीं होती दोस्तों। आ की मात्रा होती है यह आ, ई की मात्रा होती है ऐसे ई, इस ई की मात्रा होती है यह, उ की मात्रा यू, और इस उ की मात्रा ऐसे होती है, इस रे की होती है इस प्रकार। और जो ये ए है, इसकी जो मात्रा है वो मात्रा ऐसे है, और इस ए की मात्रा ये, और इस ओ की मात्रा यह है, और इसकी मात्रा ऐसे है। देखो प्रयोग के अंदर जैसे कोई के प्लस ए, क्या हुआ? के प्लस आ, क्या हुआ? का। के प्लस ई, क्या बना? की। ऐसे ही आप 11 स्वर हैं, इनके बारे में लिख सकते हो। हमने तो दोस्तों ए की कोई मात्रा नहीं बताई, फिर भी हमने के लिखा। तो जो ए है, ये ए, इसका कार्य केवल और केवल इतना होता है कि ये जो व्यंजन में हल चिन्ह है, इस हल चिन्ह को हटाने के लिए कार्य होता है। इस व्यंजन के अंदर जो हल चिन्ह है, इस हल चिन्ह को हटाने के लिए
किसका कार्य होता है? कार्य की बात करें तो ये कार्य केवल और केवल ए का होता है, यानी कि ए एक ऐसा स्वर है जो प्रत्येक व्यंजन में पाया जाता है, जो प्रत्येक व्यंजन में पाया जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि ए को हम सर्वश्रेष्ठ अक्षर कह सकते हैं। ए को हम दोस्तों क्या कह सकते हैं? सर्वश्रेष्ठ अक्षर कह सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ अक्षर। ए एक ऐसा स्वर है जिसे हम उदासीन स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उदासीन स्वर। उदासीन स्वर दोस्तों ए की कोई मात्रा नहीं होती है, ए की कोई मात्रा नहीं, ठीक है। ए की कोई मात्रा नहीं होती है। ए को केवल व्यंजन के हल चिन्ह को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हल चिन्ह हटाए हुए व्यंजन को अक्षरिक रूप में लिखने के लिए योग्य बनाता है, यानी कि जो व्यंजन है उसका हल चिन्ह को हटाने के लिए, यानी कि उस हल चिन्ह के हटाने के बाद व्यंजन को बोलने योग्य तथा उसे अक्षरिक रूप देने के योग्य बनाता है। ये प्रत्येक व्यंजन के अंदर ध्वनि में उपस्थित होती है, इसलिए ठीक है। देखो ए का जो कार्य है वो कार्य इस एक तो इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, सर्वश्रेष्ठ अक्षर कहा जाता है ए को उदासीन स्वर कहा जाता है, ठीक है। ए व्यंजन के हल चिन्ह को हटाकर तथा उसे अक्षरिक रूप व बोलने योग्य बनाता है। ये काम करता है, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। हम अगली क्लास के अंदर भी मात्रा शुरू करेंगे, क्योंकि मात्रा के कुछ बिंदु और बाकी रह गए हैं कि मात्रा कौन सी मात्रा कहाँ लगती है। यदि कोई मात्रा किसी व्यंजन के साथ लगती है तो उसका रूप जो बदलता है वो कैसे बदलता है वो हमें देखना है। और हम अगली जब क्लास में बात करेंगे तो इस स्वर के साथ वापस हम स्वर और मात्रा प्रयोग कार्यों को शुरुआत समझते हुए करेंगे, ताकि हम अपनी क्लास से जुड़ पाएंगे। यदि आपने कान्हा एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली क्लास की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे और आप तैयारी करते रहे समय समय पर। इसलिए दोस्तों समय का ध्यान रखते हुए हम आज यही क्लास को रोकते हैं।